स्टूडेंट्स, आज हम वापस अपने लेक्चर को प्रीवियस लेक्चर से कनेक्ट करते हैं और इसमें बेसिस के बारे में हमने बात की थी कि बेसिस बेसिकली किसी भी नॉर्म स्पेस का एक सेट होता है जो क्या खूबी रखता है, दो खूबियाँ रखता है। नंबर वन, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, यानी अगर उसकी लीनियर कम्बिनेशन को हम ज़ीरो के बराबर रखते हैं तो हमारे पास जो है उनके जो लीनियर एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास जो है वो सारे ज़ीरो मिलें तो हम उसे कहते हैं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और दूसरी खूबी ये कि हर एलिमेंट जो होगा हमारे नॉर्म स्पेस का वो इनकी यानी ये जो बी है सेट इनकी लीनियर कम्बिनेशन से बन रहा होगा। तो हमारे पास फिर ये बात तय हुई कि अगर ये खूबियाँ रखेगा कोई सेट किसी नॉर्म स्पेस के बारे में तो हम उसको उसकी बेसिस कहेंगे। अब बेसिस में जितने एलिमेंट होंगे वो बेसिकली उनकी तादाद जो है वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन द बेसिस इज़ कॉल्ड डायमेंशन ऑफ द नॉर्म स्पेस। यानी जितने एलिमेंट इस सेट में होंगे वो हमारी नॉर्म स्पेस की डायमेंशन बताएंगे। और फाइनाइट डायमेंशन कब होगी? जब ये बेसिस का जो सेट है वो हमारे पास फाइनाइट यानी गिने जाने वाले अरकान होंगे, इसमें फाइनाइट एलिमेंट्स होंगे तो हम उसको कहेंगे कि ये फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस हो गई। और अदरवाइज़ अगर इस सेट में ये जो बेसिस हमारे पास है ये इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे तो इसका मतलब हमारा जो नॉर्म स्पेस है वो इनफाइनाइट डायमेंशनल है। अब ज़्यादा जैसे हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह की जो स्टैंडर्ड बेसिस हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारे पास जो है वो आर स्क्वायर है तो इसकी जो स्टैंडर्ड बेसिस है वो मेरे पास जो है वो 1 0 और 0 1 यानी ये स्टैंडर्ड है। 2 सीट्स वाला जो है वो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं इसमें। तो हमारे पास आर स्क्वायर की जो स्टैंडर्ड बेसिस है, वैसे तो और भी बेसिस हो सकती हैं, पता ये चला कि आर स्क्वायर की ये एक मैंने बेसिस इसकी लिखी है, यानी ये इनकी लीनियर कम्बिनेशन को अगर ज़ीरो के बराबर रखा जाए और इसको सॉल्व किया जाए तो हमारे पास कांस्टेंट्स जवाब आते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसी तरह आर क्यूब की क्या होगी, उसमें 3 अरकान होंगे और वो 1 0 0 और दूसरा एलिमेंट जो बेसिस का होगा स्टैंडर्ड बेसिस है ये 0 1 0 और तीसरा एलिमेंट जो है वो 0 0 1 होगा। तो ये जो है वो हमारे पास जो है वो आता है। तो यहाँ उसने जनरल बात की है आर एन के बारे में। अब आर एन जो है वो आपको पता है एन सीट्स वाला ऑर्डर्ड पेयर होना है, एन डायमेंशनल है, एन टुपल्स होने हैं। तो इसका मतलब इसकी जो बेसिस होनी है वो जो एलिमेंट बेसिस में पहला जो एलिमेंट होना है, दिस इज़ द स्टैंडर्ड बेसिस। ये जो बेसिस है ये हमारी जो है ये स्टैंडर्ड बेसिस के अरकान लिखे हैं और इनको नाम हम बेसिस के पहले रुकन को हम E1, इसी तरह दूसरे को E2 और आखिरी वाला चूँकि एन एलिमेंट होने, जैसे आर स्क्वायर में देखा 2 एलिमेंट थे, आर क्यूब में आपने देखा कि 3 एलिमेंट हैं। तो इसका मतलब हमारे पास आर एन में जो हैं वो एन एलिमेंट्स जो हैं वो होने। तो हमने यहाँ पे सेट E1 E2 E3 एंड सो ऑन EN इज़ अ बेसिस फॉर आर एन। अब हमारे पास ये जो डेफिनेशन हुई तो इनसे रिलेटेड हमारे थ्योरम जो हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो थ्योरम 4 देखें कि ये अरकान एक सेट है x1 x2 xn be the linearly independent set of the vector in the norm space x of any dimension, then there is a number c greater than 0 पॉजिटिव है such that for every choice of scalars, यानी स्केलर्स हमारे पास जो हैं वो हमने अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n सो ऑन अल्फ़ा n, तो वी हैव यानी हमारे पास ये रिज़ल्ट जो है वो प्रूव करना है कि हमने क्या किया। वो जो सेट हमें x1 x2 दिया है वो इन अल्फ़ाज की मदद से हमने उनकी लीनियर कम्बिनेशन का जो नॉर्म हुआ करेगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट जो कि हमारे थ्योरम्स में इस्तेमाल भी होता है कि इनका जो लीनियर कम्बिनेशन इन अरकान की मदद से हम बनाएंगे
तो वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा सी आपको जैसे बताया पॉजिटिव नंबर एनी पॉजिटिव नंबर है फॉर एनी चॉइस होगा, ठीक है। देयर इज़ अ नंबर यानी चॉइसेस अगर आप अल्फाज की लेंगी तो सी जो है वो देयर इज़ अ नंबर होगा, कोई सी नंबर ऐसा होगा सच डैट सी इंटू अल्फ़ा 1 मॉड प्लस अल्फ़ा 2 मॉड एंड सो ऑन प्लस अल्फ़ा n मॉड। ये रिज़ल्ट हमने जो है वो शो करना है और ये हम रिज़ल्ट जो है अपने मुख्तलिफ जो हैं थेरम्स उनमें हम इस्तेमाल करेंगे। तो अब आप देखें कि हम इसको किस तरह से प्रूव कर रहे हैं। इसके दो केस हम बना रहे हैं। एक है कि अगर हम ये जो अल्फाज का मॉड का सम है अगर हम ये ज़ीरो लेते हैं तो क्या होता है इस इनइक्वालिटी में। तो अब आप ये देख सकती हैं कि जब हम इसको ज़ीरो ले रहे हैं, इस चीज़ को हम ज़ीरो ले रहे हैं तो हमारे पास इनइक्वालिटी में ये वाली चीज़ हमारी ज़ीरो हो जाती है। सी अब कोई भी पॉजिटिव नंबर है, ज़ीरो से ज़रब खाएगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो पता ये चला नॉर्म हमेशा पॉजिटिव होता है। ये एक ट्रू यानी सेटिस्फाई कर रहा है हमारे रिज़ल्ट को, सेटिस्फाइज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ सी। तो हमें कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि अगर हम ये इस केस को लेते हैं कि ये ज़ीरो के बराबर है तो उस सूरत में ये इनइक्वालिटी जो है वो होल्ड होती है। अब हम दूसरा केस लेंगे और वो दूसरा केस क्या है कि अगर इनका जो सम है यानी अल्फाज का मॉड का जो सम है वो ज़ीरो के बराबर नहीं है, ज़ीरो के बराबर नहीं है, तो जाहिर है इनमें कोई एक या दो नंबर ऐसे होंगे, कम से कम एक या एक से ज़्यादा नंबर ऐसे होंगे जो नॉन ज़ीरो होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हम सपोज कर लेते हैं कि देयर इज़ द ए जे देन जे सम जे इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब जे की वेरिएशन दे दिए, चूँकि हमारे पास अल्फ़ा 1 हो सकता है ज़ीरो ना हो, अल्फ़ा 2 हो सकता है या अल्फ़ा n तक, तो हमारे पास इनमें से कोई एक कम अज़ कम ज़ीरो नहीं होगा। तो अल्फ़ा जे को हमने वेरिएशन दे दी फॉर सम कहते हुए। देन हमने क्या किया, हमने एक बीटा नंबर इसका नाम रख दिया। जब ये नॉन ज़ीरो है, इसका मतलब नॉन ज़ीरो है तो बीटा भी नॉन ज़ीरो है, बीटा नॉन ज़ीरो है और हमने कहा ये जो सम है जो नॉन ज़ीरो है अल्फाज का वो बीटा के बराबर है। और अब हमने क्या किया कि ये जो बीटा है उसको वो जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट है अल्फ़ा जे जिसको हमने कहा कि ये नॉन ज़ीरो है उसके नीचे बीटा को डिवाइड किया। अब अल्फ़ा जे भी नॉन ज़ीरो है, बीटा भी नॉन ज़ीरो है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो जवाब हमारे पास नॉन ज़ीरो बनेगा या नहीं बनेगा, है ना। ये देखें, ये हमारे पास ये वाला रिज़ल्ट देखें और ये वाला रिज़ल्ट देखें, ठीक है, क्योंकि ये देखें हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये जो है वो नॉन ज़ीरो है। अच्छा, जब ये नॉन ज़ीरो बन जाएंगे तो सिंस x1 x2 xn आर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये चूँकि लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है तो अगर हम क्या करें कि ये जो हमने लीनियर कम्बिनेशन x1 x2 और xn की बनाई उनके साथ जो एलिमेंट हमने लगाए ना वो ये लिए अल्फ़ा 1 बाय बीटा प्लस अल्फ़ा 2 बाय बीटा एंड सोन अल्फ़ा n बाय बीटा। xn इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्यों ज़ीरो नहीं? क्योंकि कम अज़ कम क्या होगा कि एक एलिमेंट ये वाला जो है ये नॉन ज़ीरो बीच में आना है। इस वाले रिज़ल्ट में एक एलिमेंट ऐसा नॉन ज़ीरो आना है। अब बाकी बेशक ज़ीरो हो जाए लेकिन उस एलिमेंट के आने की वजह से ये नॉन ज़ीरो रिज़ल्ट होगा। तो ये यहाँ पे रिज़ल्ट जो है वो बात की गई, सिंस द नॉर्म ऑफ नॉन ज़ीरो एलिमेंट इज़ ऑलवेज़ पॉजिटिव। अब आपको ये बात पता है कि नॉन ज़ीरो एलिमेंट का जो नॉर्म होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। यानी अगर हम इस वाले हिस्से को का जवाब नॉन ज़ीरो है, अगर हम इसका नॉर्म ले लें तो वो पॉजिटिव होना है। जब पॉजिटिव होना है तो हमने कहा अगर पॉजिटिव नंबर है, जैसे फ़र्ज़ करें कि हम कहते हैं कि ये 0.5 है तो हम सी जो है वो 0.9 भी ले सकते हैं। यानी 0.5 अगर इसका रिज़ल्ट है फ़र्ज़ कीजिए तो हम उसको ये ले सकते हैं। सी एक नंबर हमारे पास होगा जिससे ये रिज़ल्ट जो है वो बड़ा होगा, ठीक है। जैसे 0.5 है बड़ा है और 0.9 अगर हम इसकी वैल्यू लेते हैं तो 0.5 जो है वो छोटा है, सी हम 0.5 ले रहे हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जब ये चीज़ बनती है तो अब आप देख सकती हैं कि जब हमने नॉर्म जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू सी ले लिया है, तो अब हम नॉर्म की जो खूबी है उसमें क्या है कि 1/बीटा सब में से हम कॉमन निकाल सकते हैं, और वो नॉर्म से जब बाहर आएगा दैट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मीन रियल क्वांटिटी होगी या कम्प्लेक्स क्वांटिटी होगी, तो मॉड बन के वो बाहर निकल आएगा। ये हमारी जो नॉर्म की डेफिनेशन है कि जिसमें हम ये कहते हैं कि अगर एक स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही होती है वेक्टर क्वांटिटी यानी वेक्टर स्पेस के अरकान के साथ, तो नॉर्म जब हम लगाते हैं तो जो कांस्टेंट होता है वो मॉड बन के बाहर निकल जाता है। यहाँ से हमारे पास ये रिज़ल्ट जो है वो बना, और उसके बाद हमने क्या किया, ये जो बीटा है ये हमारे पास जो है दूसरी तरफ ज़रब खा लेगा। 1 के ऊपर जब हम मॉड करेंगे ना तो बीटा के ऊपर ही मॉड आना है, तो वो दूसरी तरफ हमने ले गए हैं। बीटा चूँकि एक पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज वाक़या नहीं होना। ठीक है, यहाँ से हमारे पास जो है वो बीटा असल में क्या था, बीटा असल में मैं आपको यहाँ दिखा के चली थी कि दिस इज़ द बीटा सम ऑफ दीज एलिमेंट्स। ये देखें, ये सम ऑफ दीज एलिमेंट्स जो है वो बीटा है। तो अल्फाज का जो सम है तो बीटा की जगह पे हमने वो वैल्यू रखी। तो दूसरे केस में भी हमने ये रिज़ल्ट जो है वो प्रूव कर दिया। ये रिज़ल्ट क्या है कि लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एक्स थे, एक्स के यानी नॉर्म स्पेस एक्स के अरकान थे, और ये हमेशा जो है वो ग्रेटर दैन नॉर्म इनका जो होता है ना लीनियर कम्बिनेशन का, ग्रेटर दैन और इक्वल टू एनी कांस्टेंट पॉजिटिव, और इनके जो हमारे पास हैं ये रियल नंबर स्केलर क्वांटिटीज़, उनके मॉड के सम से ये बड़ा होता है जो नॉर्म लिया जाता है किसी भी एलिमेंट्स की लीनियर कम्बिनेशन का नॉर्म। इसके बाद हमारा थ्योरम है 5, एवरी फाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेस वाई ऑफ द नॉर्म स्पेस इज़ कंप्लीट होता है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में एवरी फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस इज़ कंप्लीट। ठीक है, फाइनाइट डायमेंशनल की डेफिनेशन हम पहले दे चुके हैं। इसमें क्या है कि वाई कोई है, एवरी फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस है। वाई एक सब स्पेस है जो कि क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल है। फाइनाइट डायमेंशनल का मतलब है कि इसके कोई ना कोई बेसिस एग्जिस्ट करती है। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं और हमें इसको साबित करना है कि ये कंप्लीट है। कंप्लीट होने का मतलब है वाई जो है वो कंप्लीट होने का मतलब है कि हमें ये साबित करना है कि इसका जो कॉशी सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट हमने दिखाना है। तो सबसे पहले जो बातें दी हैं हमें वो क्या है कि डायमेंशन ऑफ वाई जो है वो हमने सपोज कर लिया कि n है। जैसे आपने देखा ना, आर स्क्वायर की डायमेंशन 2 थी, आर क्यूब की डायमेंशन 3 थी, आर एन की डायमेंशन 3 थी, तो कोई ना कोई तो डायमेंशन होगी, फाइनाइट होगी। तो हमने कहा कि n है, और ज़ाहिर है अगर n है तो इसका मतलब कोई बेसिस होगी जिसमें n एलिमेंट होंगे। तो ये मेरे पास जो हैं वो बेसिस के अरकान हैं, ये वाले E1 E2 एंड सोन En बी द बेसिस ऑफ वाई। अब हमने क्या किया, एक सीक्वेंस उठा लिया और कहा ये काशी सीक्वेंस है, किसमें, वाई में, क्योंकि हमें कंप्लीटनेस साबित करनी है ना। तो वाई पी बी द कॉशी सीक्वेंस इन वाई, देन by the definition of Cauchy sequence epsilon greater than 0 there exists a natural number n1 dash such that, अब उसमें मैं पहले भी आपको मुख्तलिफ प्रूफ में बता चुकी हूँ कि कॉशी सीक्वेंस की जब हम डेफिनेशन करते हैं तो हम m और n दो जनरल एलिमेंट उठाते हैं। यहाँ पे चूँकि हमने जो एलिमेंट उठाए हैं वाई के ऊपर जो है वो पावर की सूरत में जो है वो p है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट जो हैं उनका जो इसके एलिमेंट होंगे वो y के ऊपर 1, y के ऊपर पावर 2, y के ऊपर पावर 3, यानी हम yn सीक्वेंस नहीं उठा रहे, हम yp सीक्वेंस उठा रहे। तो इसका मतलब इसको mn की फॉर्म में नहीं, हम m की जगह p इस्तेमाल कर रहे हैं, और q को ये मैं पहले भी आपको मुख्तलिफ प्रूफ में बताया भी है। तो ये हमने यहाँ पे जो है वो इस्तेमाल किया कि yp माइनस वाई क्यू, ये हमारी जो है वो कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन है। m की बजाय और n की बजाय हमने यहाँ p और q का इस्तेमाल किया है। उसके बाद अब आपको ये बात पता है कि चूँकि ये y के अरकान है, ये जो yp है, ये yq है, ये y के अरकान है, तो इसका मतलब ये जनरेट होने चाहिए, यानी ये लीनियर कम्बिनेशन
ऑफ दीज बेसिस E1 E2 और En की अगर आप लीनियर कम्बिनेशन बनाएंगे तो उसके बराबर होना चाहिए। तो सो YP एंड YQ आर यूनिकली डिटर्मिन्ड बाय, यानी क्या है, आप ये देखें आपके पास ये वाला रिज़ल्ट है। अगर आप इसको खोलें ना तो ये बनता है A1PEJ। ये A1P जो है और A2P जो है, ठीक है, यानी अगर आप इसको खोलें तो ये बनता है, ये वाला जो रिज़ल्ट है इसको अगर आप खोलें तो ये बनता है A1P E1 प्लस A2P E2 एंड सोन n तक के अरकान है ANP EN। यानी ये हमने ये जो A1P और A2P और ANP हैं ये सारे के सारे स्केलर्स क्वांटिटी हैं, ठीक है। इसी तरह से ये जो YQ है, यानी बताने का मकसद ये है कि एवरी एलिमेंट, ये एलिमेंट है ना चूँकि Y का, ये वाला भी और ये वाला भी, ये YP और YQ जो है वो इसके एलिमेंट्स हैं Y के। तो Y का हर एलिमेंट इस बेसिस की लीनियर कम्बिनेशन से वजूद में आना चाहिए। सो हमने यहाँ पे इनको इस्तेमाल किया और ये हमारे पास रिज़ल्ट्स आ गए। अब हमने ये उठा के सारे के सारे अपने इस हिस्से में फ़िट कर दिए। इस हिस्से में हमने लगा दिए YP की जगह पे ये रख दिए ये वाला हिस्सा, और YQ की जगह पे ये वाला हिस्सा जो है वो हमने फ़िट कर दिए। ये देखें ये हमारे पास बन गया लेस दैन एप्सिलॉन। अब आपने इस सिग्मा को जब आप अब ये आपके पास जो E1 कॉमन निकला, अब आप और कीजिए कि जब हम इनको सब्ट्रैक्शन देंगे ना तो AJP माइनस AJQ ये कांस्टेंट्स हो जाएंगे। E1 और EJ जो है वो इस तरह से लिखा जाएगा सिग्मा की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे अब आप ये देखें कि हमारे पास जो है ये रिज़ल्ट बन जाता है। सिंस E1 E2 EN आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये बेसिस है, बेसिस में दो शराइत होती हैं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। पिछला जो अभी हम थ्योरम करके आए हैं उसमें हमने यही बात की थी, हम उसी रिज़ल्ट को यहाँ पे लगाने लगे हैं जो अभी मैं बढ़ा के आई हूँ पिछला थ्योरम। क्या कि अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं सेट, वो थे X1 X2 XN थे ना, वही सारी बातें जो हैं वो इनमें शिफ्ट हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये जो हमारा रिज़ल्ट है, यानी ये जो हमारा रिज़ल्ट है ये वाला नॉर्म में, ठीक है, ये ग्रेटर होगा ये C वाला, C इंटू क्या किया हमने, C इंटू ये जो कांस्टेंट्स हैं इनको हमने यहाँ पे रहने दिया और ईज़ जो हैं वो ख़त्म कर दिए। वहाँ X ख़त्म किए थे, यहाँ E जो है वो ख़त्म किए, ठीक है। कंबाइनिंग 2 and 3। अब ये जो रिज़ल्ट है हमारा, इसको आप फोकस करें, ये जो रिज़ल्ट है ये हमारा जो है वो लेस दैन एप्सिलॉन है। प्रीवियसली आपको मैं ये दिखा चुकी हूँ ये वाला, ठीक है, ये लेस दैन एप्सिलॉन है। सो अब यहाँ से हमें ये पता चला कि ये जो है वो लेस दैन एप्सिलॉन है। सो कंबाइनिंग की मदद से हमारे पास ये जो है वो रिज़ल्ट प्रोड्यूस हो जाता है। और यहाँ से हमने क्या किया, इसका मतलब ये वाला जो रिज़ल्ट है ये वाला रिज़ल्ट भी लेस दैन एप्सिलॉन हो जाता है। जब ये लेस दैन एप्सिलॉन हो जाता है तो हमने क्या किया कि ये जो C था इसको हमने, C चूँकि आपके पास एक पॉजिटिव नंबर है, वो यहाँ पे हमने C को डिवाइड कर दिए, ठीक है। और यहाँ अब हमारे पास जो है वो सिग्मा ऑफ द कांस्टेंट्स की सब्ट्रैक्शन लेस दैन एप्सिलॉन बाय C है, ठीक है। अगर हम इसको फिक्स करें, अब ये जो है अगर आप गौर करें ये है, तो इसको अगर आप खोलें तो ये पता क्या बनता है, A1P माइनस A1Q का मॉड प्लस, यानी ये इसकी बात कर रही हूँ, इसको अगर आप खोलें सिग्मा को खोलना, ठीक है, और इसी तरह से प्लस A2P माइनस A2Q का मॉड आएगा एंड सो ऑन ANP माइनस ANQ का मॉड आएगा।
हमने क्या किया, जब देखें एक पोर्शन को आप उठाएंगे, ये सम ऑफ ऑल है और ये इनमें से एक हम उठा रहे हैं, सम ऑफ ऑल, और इनमें से एक टर्म हमने सिर्फ लिख ली है, फिक्स कर दिया। यानी आप देखें ना कि मैं अगर 1 2 जैसे ऐसे करूं कि 1 + 2 + 3, ऐसे ही है ना, ठीक है, और मैं इसमें से फिर सिर्फ 2 ही ले लूं, सिर्फ एक टर्म ले लूं, तो क्या होगा कि ये बड़ा होगा और ये छोटी रकम होगी। तो हमने यही किया कि आपका जो सिग्मा है उसमें से एक वाला हिस्सा जो है वो हमने उठा ली, तो जिससे हमारे पास जो है वो ये फॉर्म बन गई। अब 4 और 5 को कंबाइन करें, हम ये कर चुके हैं कि ये जो रिज़ल्ट हमारा है ये < ε/CA, तो इसका मतलब ये वाला जो रिज़ल्ट है हमारा, ये वाला रिज़ल्ट भी जो है वो < ε/C आ जाता है, ठीक है। यूँ हमारे पास विच शोज़ डैट, ये कहाँ हम चले गए हैं, ये हमारे जो हैं वो अल्फ़ा जे और अल्फ़ा जे पी, अल्फ़ा जे क्यू वाले मेंबर्स की तरफ चले गए हैं, जो कि हमारे रियल होंगे या कॉम्प्लेक्स होंगे। विच शोज़ डैट दिस इज़ अ कॉशी सीक्वेंस, ए जे पी इज़ अ कॉशी सीक्वेंस इन आर और सी, यानी आर में या रियल नंबर में चले गए हैं या कॉम्प्लेक्स में। अब चूंकि आर और सी जो हैं वो कंप्लीट स्पेसेस हैं, सो इसका मतलब ये जितने ए जे हैं, यानी A1 अगर हम फिक्स कर लें, A2 हम फिक्स कर लें, तो A1P जो है वो कन्वर्ज करेगा, क्योंकि कंप्लीट है ना, तो काशी हो गया, तो इसका मतलब कंप्लीटनेस की वजह से कन्वर्जेंट होगा, तो किसी ना किसी नंबर की तरफ कन्वर्ज करेगा। तो हमने ये कहा कि AJP कन्वर्ज कर रहा है AJ को, यानी A1P कन्वर्ज कर रहा है A1 को, A2P कन्वर्ज कर रहा है A2 को। और यहाँ से अब हमने क्या किया कि एक एलिमेंट y का हमने लिया, y सबस्पेस का, ठीक है, और अब हम जो है वो कॉशी सीक्वेंस बनाया था उसका, हमने y का लेते हुए, ठीक है। अब हम इसकी कन्वर्जेंट को जो है वो डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज नंबर्स, इन नंबर्स की कन्वर्जेंस इन सीक्वेंस जो रियल या कॉम्प्लेक्स में है उनकी मदद से। तो हमने क्या किया कि हमने एक नंबर y लिया, ठीक है, और कहा ये जो हमारे पास आए हैं ना एजेस क्या हैं, ये वाले नंबर जो हमारे पास आए जिसकी तरफ ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट हुए हैं, जैसे मैंने बताया ना A1P कन्वर्ज होगा A1 को, तो हमने कहा यहाँ A1 A2 A3 AN हमारे पास जो हैं वो, चूँकि n है ना, सीक्वेंसेस बन जाएंगे, तो ये इनको कन्वर्ज कर रहा है। तो हमने कहा कि यहाँ से इन रियल नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लेते हुए हमने एक y एलिमेंट बनाया है, इन जो बेसिस है E1 E2 उनको इन रियल नंबर्स की सूरत में लीनियर कम्बिनेशन बनाते हुए हमने कहा एक एलिमेंट बनता है वो y है। तो अब हमने YP माइनस y, ये वही है जो कॉशी सीक्वेंस हम लेके चलें, माइनस y नॉर्म, जब हमने ये लिया तो यहाँ पे हमने YP जो था वो इस तरह से लिखा था, y हम अभी बता चुके हैं कि ये है, फिर वही बात कि EJ को अलग कर दिया सिग्मा की सूरत में, हमारे पास ये रिज़ल्ट बन गया। यहाँ से अब हमने जो है ये देख सकते हैं कि जब हम अभी ये बात कर चुके हैं कि ये जो रिज़ल्ट है ये हमारा इस लेस दैन सिग्मा जे वेरी फ्रॉम 1 to n दिस वन बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये रिज़ल्ट आ जाता है, यानी ई का ये रियल है ना चूँकि, तो सिर्फ ई जेस पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कहा कि k इज़ द मैक्सिमम ऑफ द ई जेस नॉर्म, यानी ये जो ई जेस नॉर्म आ रहे हैं ना, ई जे के नॉर्म आ रहे हैं ये वाले, ठीक है, E1 नॉर्म, E2 नॉर्म, E3 नॉर्म समेशन में आ रहा है ना, ये हमारे पास जो है k नंबर ऐसा है जो इनका मैक्सिमम है। यानी हमने क्या कहा देन, यहाँ पे हमने k नंबर सबसे बड़ा है इनमें, इन नॉर्म। अब देखें E1 का नॉर्म लेंगे तो कोई ना कोई तो जवाब रियल आना है ना, या कॉम्प्लेक्स आना है। E2 का नॉर्म लेंगे, E3 का नॉर्म लेंगे, En का सबका नॉर्म लेंगे, तो हमें ये तो अंदाज़ा है ना कि इनमें से कोई एक नंबर ऐसा जिसका नॉर्म लेंगे वो जो सबसे बड़ा होगा। हमने कहा कि वो हमारे पास जो है हम उसकी जगह पे E1 की जगह पे भी k रखने लगे, E1 के नॉर्म की जगह पे भी, E2 के नॉर्म की जगह पे भी, E3 के नॉर्म की जगह पे भी। ये देखें ये जो हमारे पास है
इसको हमने खोल दिया है यहाँ पे, ये देखें, ये इसको खोला है सिग्मा को। अब हम क्या करने लगे हैं कि ये जो E1 का नॉर्म है इसकी जगह भी के रख दिया, बड़ी क्वांटिटी, ठीक है, इसकी जगह भी बड़ी क्वांटिटी यानी के रख दी। तो ये देखें, ये रिलेशन ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू दिस रिज़ल्ट होगा, क्योंकि जब आप बड़ी क्वांटिटी रख देते हैं तो आपके पास जवाब भी बड़ा आ जाता है। छोटी वैल्यू की जगह बड़ी, मैक्सिमम, यानी इन तमाम का जो नॉर्म में जवाब आ रहा है वो सबसे बड़ा वाला ले लिया हमने, ठीक है, जिससे हमारे पास ये के कॉमन निकल आएगा और ये जो है, ये वाला रिज़ल्ट जो है वो हमारे पास जो है वो बन जाता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, सिंस ईच फिक्स जे, अगर हम ईच फिक्स जे जो पीछे प्रीवियस कर चुके हैं कि अल्फ़ा जे पी टेंस टू अल्फ़ा जे, सो एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो द नेचुरल नंबर n1 n2 nn सच डैट, यानी अब हमने वो जो प्रीवियस रिज़ल्ट निकाला हुआ था, जो मैंने बात की थी कि अल्फ़ा जे की सूरत, अल्फ़ा जे पी कन्वर्ज करता है अल्फ़ा जे को ना, तो ये अल्फ़ा 1p कन्वर्ज करता है अल्फ़ा 1 को। तो यहाँ पे हमने लेस दैन एप्सिलॉन की बजाय ये वाला जो है वो रिज़ल्ट जो है वो इस्तेमाल कर लेंगे। यानी क्या है कि हमारे पास जो है ये रिज़ल्ट सारे ये n तक के अरकान के मिल जाएंगे। यहाँ से अल्फ़ा 1p माइनस ये के डिवाइडेड बाय के एन, हमने n नॉड फिक्स कर दिया। ये n1 पे था, n2 पे था, n3 पे था। तो आपको मैंने पहले भी बताया कि हमारे पास n जो है, n नॉड, अगर इनमें से हम सबसे मैक्सिमम वाला ले लेंगे n नॉड, यानी ये जो n1 है इनका मैक्सिमम वाला ले लेंगे, यानी इन n में से, जैसे यहाँ पे आप देखें कि मेरे पास जो है ये n1 n2 n3 है। जैसे फ़र्ज़ करें यहाँ n1 जो है वो 9 है, ये 10 है, n2 जो है वो 10 है, n जो है वो 100 है। तो हम n नॉड क्या करने लगे हैं कि 100 लेने लगे हैं, यानी इनका जो मैक्सिमम है n नॉड हमने लिया है मैक्सिमम ऑफ दीज वन, ठीक है। सो अबव रिलेशन बिकम, यानी हमारे पास अल्फ़ा 1p माइनस अल्फ़ा 1 मॉड लेस दैन एप्सिलॉन बाय के एन। अब ये देखें, अब यहाँ पे सेम शर्त इस्तेमाल हो गई है। ये देखें n नॉड n नॉड n नॉड, पहले n1 n2 था ना, अब ये सेम हो गए ये सारे रिजल्ट्स। अब हमने वो जो टर्म बनाई हुई थी ये वाली, इनको सम अप कर दिया, लेफ़्ट वालों को सम अप कर दिया है, राइट वाले भी सम अप हो जाएंगे। ये जितनी इनइक्वालिटी ये वाली आई है ना, ये वाली सारी की सारी, इनको हमने सम अप कर दिया। सम अप जब हमने किया है तो ये लेफ़्ट हैंड साइड पे ये बना, राइट हैंड साइड पे इन सब को सम अप करेंगे। एड अब के एन एलसीएम आएगा तो एन आपके एन इंटू एप्सिलॉन ऊपर बनेगा। जब एन इंटू एप्सिलॉन बनेगा डिवाइडेड बाय के एन है, तो एन से जो है वो कैंसिल हो जाता है, और के को अगर हम उधर ले जाएं तो यहाँ हम 7 और 8 जो रिज़ल्ट्स थे उनको आप देखें, ये वाले, ये देखें, ये वाले, ये जो है, ये देखें, ये वाला जो है, ठीक है, ये देखें, ये वाला जो रिज़ल्ट है, इससे हमारे पास जो है ये हमारे पास रिज़ल्ट जो हैं वो फॉलो हो जाते हैं। यानी इसमें हम प्लेसिंग कर देंगे। जब हम प्लेसिंग करेंगे तो हमारे पास ये सिग्मा की फॉर्म में एप्सिलॉन बाय के आएगा। के को हमने इधर ले गए हैं, और उसके बाद हम 7 और 8 को कंबाइन करें तो हमारे पास ये रिज़ल्ट बनता है, ठीक है। और फिर जब हम इन 9 को भी आप पीछे जो हमने किया था 6 वाला जो था उसको अगर हम करेंगे, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था कन्वर्जेंट के लिए, वाई पी माइनस वाई नॉर्म लिया था, लेस दैन और इक्वल टू दिस रिज़ल्ट, ये वाला, और ये रिज़ल्ट हमारा लेस दैन एप्सिलॉन है। यहाँ से हमें क्या पता चला कि ये जो हम कॉशी सीक्वेंस लेके चले थे, ये जो है ये वाली वाई पी जो है वो कॉशी सीक्वेंस लेके चले थे, ये कन्वर्जेंट हो गई है। सो वाई इज़ कम्प्लीट हो गया। अच्छा, यहाँ एक और बात है कि इफ़ एक्स इज़ फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस देन एक्स इटसेल्फ बीइंग द फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस ऑफ एक्स इज़ कम्प्लीट। इसका मतलब कि अगर ये ज़रूरी नहीं कि सब स्पेस के लिए हो, यानी ये बात कोई भी, चाहे वो सब स्पेस ना हो, सिंपली नॉर्म स्पेस हो, वो भी अगर ये चीज़ रखेगी इटसेल्फ
एज ए सब स्पेस कहलाता है, चूँकि ये हर नॉर्म स्पेस अपने आप का इटसेल्फ जो है वो सब स्पेस कहलाता है। तो इस रिज़ल्ट को हम अपने एक्स पर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये तो हमने सब स्पेस पे साबित किया ना। इसी तरह आप देखें हमारा थ्योरम नंबर जो है वो 6 है कि एवरी फाइनाइट डायमेंशन सब स्पेस ऑफ द नॉर्म स्पेस एक्स इज़ क्लोज्ड, एक्स इज़ क्लोज्ड इन एक्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्लोज जो है वो साबित करना है। तो प्रीवियस एक हम बात कर चुके हैं कंप्लीटनेस में, तो उसमें क्लोज्ड के बारे में बात हो रही। तो यहाँ भी बेसिकली हम यही काम करेंगे, क्या है कि एवरी फाइनाइट डायमेंशनल, फिर यहाँ पे जो है वो फाइनाइट डायमेंशनल कहा गया। अगर आप इस अभी जो थ्योरम हमने कंप्लीट किया उसको फॉलो करें तो सेम लाइंस पे ये सारी बातें चलेंगी इसकी। देखें वाई डायमेंशन ऑफ वाई हमने एन ली, उसी तरह से E1 E2 EN इसकी बेसिस ली है, n एलिमेंट्स हैं इसमें, और हमने एक कॉशी सीक्वेंस ले लिया। क्लोज्डनेस को भी साबित करने के लिए आपको याद होगा कि कंप्लीटनेस में क्लोज्ड होना भी जो है वो एक थ्योरम हम इस्तेमाल करते हैं अपने थ्योरम्स में, जो प्रीवियस कंप्लीटनेस में हमने किया हुआ है। ठीक है, तो ये प्रीवियस थ्योरम की तरह हमने कॉशी सीक्वेंस रखा, चूँकि ये बेसिस है इसकी वाई के एलिमेंट्स की लीनियर कॉम्बिनेशन। ये सारा काम हमारा प्रीवियस थ्योरम का है, और उसके बाद हमने उसी तरह से इसको इस्तेमाल किया, और फिर हमने ये जो है वो हासिल किया। यहाँ से 4 और 5 को कंबाइन किया, सी में चले गए। ये सारा थ्योरम यहाँ तक वही चल रहा है जो प्रीवियसली, ये देखें ये वही बातें जो प्रीवियस थ्योरम में हमने इस्तेमाल की हैं वो यहाँ पे आई हैं। यहाँ से फिर हमने उसी तरह से ये जो एज आए, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n आए हैं, उनकी मदद से एक y का एलिमेंट जनरेट किया है। यहाँ पे ये कन्वर्जेंट जो है वो हमने उसी तरह से प्रीवियस थ्योरम के को लेते हुए, और उसी तरह से ये k को इस्तेमाल किया, और ये एप्सिलॉन बाय kn हुआ, और ये सारा आपकी वही बातें रिपीटेड हैं। और यूँ ये जो है YP जो कॉशी सीक्वेंस था वो कन्वर्ज हो गया, सो इट इज़ कंप्लीट। और जब कोई कंप्लीट होता है तो देयर फॉर वाई बीइंग अ कंप्लीट स्पेस, सो इज़ क्लोज्ड इन एक्स, सो वाई जो है वो क्लोज हो जाता है। यानी ये सारा थ्योरम जो है वो आपको जो नंबर 2 थ्योरम मैंने नंबर 6 थ्योरम करवाया, 5 थ्योरम करवाया है, उसी का इस्तेमाल है क्लोज्डनेस को, क्लोज्ड को भी साबित करने के लिए। उसमें भी कंप्लीटनेस की शर्त ज़रूरी है। रेजर्स लेमा क्या है कि लेट वाई एंड जेड बी द सब स्पेसेस ऑफ अ नॉर्म स्पेस एक्स। ये देखें फिगर आउट किया उसने, ये जो बाहर स्क्वायर बनाया हुआ है सबसे बड़ा, ये हमारा जो है वो x है, और उसके अंदर जो है वो z है, और z के अंदर जो है वो y है। यानी ये सब स्पेसेस y जो है वो सब स्पेस z का भी है और x का भी है, यानी y टोटली इन z है। ठीक है, z में भी है। तो अब हमें करना क्या है, एंड सपोज y इज़ क्लोज्ड, y जो है वो क्लोज्ड है, y इज़ क्लोज्ड है। ठीक है, यानी कंप्लीट है, एंड इज़ प्रॉपर एंड इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ c, और ये प्रॉपर सबसेट भी है, y क्लोज्ड भी है और प्रॉपर सबसेट ऑफ c है। देन एवरी रियल नंबर थीटा इन द इंटरवल 0 और 1 वाला इंटरवल, 0 और 1 के अंदर के जो इंटरवल के एलिमेंट हैं उनको, यानी थीटा जो है वो या तो 0.1 0.2 0.3 या इस तरह के अरकान, यानी जो 0 और 1, ये तो मैंने जनरल वैसे कोई बात की है, और भी है, कोई ज़रूरी नहीं कि 0.1 ही होगा, 0.01 भी अंदरूनी पॉइंट है। देन देयर इज़ अ z बिलोंगिंग टू z, यानी कैपिटल Z जो कि हमारा सब स्पेस है, सच डैट कि z का जो नॉर्म है वो 1 बनेगा, और z माइनस वाई का जो नॉर्म है वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू थीटा। कहने का मकसद है कि अगर हमारे पास x जो है वो नॉर्म स्पेस है, और z भी और y भी उसके सब स्पेसेस हैं, और जो y है वो टोटली z के अंदर है, यानी प्रॉपरली अंदर है। ठीक है, तो हमने ये साबित करना है कि हमारे पास कोई ना कोई ऐसा थीटा मौजूद है, थीटा एक रियल नंबर है 0 और 1 के बीच में, सच दैट एक z में रुकन ऐसा है, z में रुकन ऐसा है कि जिसका नॉर्म 1 है, और अगर आप z माइनस वाई करवाते हैं, y के किसी भी एलिमेंट के साथ उसका नॉर्म लेते हैं उस z का,
उस z का किसी भी y के एलिमेंट के साथ नॉर्म लेते हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल टू थीटा होता है, ठीक है, फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू कैपिटल Y। तो इसके लिए हमने क्या किया कि वी कंसीडर अ v एक ऐसा एलिमेंट हमने उठाया है जो टोटली z में है, ठीक है। यानी आप ये देखें, ये हमने v उठाया, ये देखें ये वाला v जो z में है लेकिन y में नहीं है, यानी कौन सा है, z माइनस y का रुकन एक उठाया है v, यानी ये y में नहीं है। एंड डिनोट द डिस्टेंस, अब हम इनका डिस्टेंस लेना चाहते हैं, डिनोट द डिस्टेंस फ्रॉम y। अब हमने इनका डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है कि आप y के सारे रुकन ले लें, आप इस v का हर नुक्ते से, हर मेंबर से डिस्टेंस निकालते जाएं, ठीक है, हर मेंबर से निकालते जाएं। जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है ना, स्मॉलेस्ट, इज़ कॉल्ड द डिस्टेंस। यानी आपका y, ये v हमने लिया जो टोटली z में है, y में नहीं है, क्योंकि y का हर रुकन z में है। तो बेसिकली होता क्या है कि डिस्टेंस से मुराद है इनफीमम, यानी सबसे स्मॉलेस्ट जो होगा v माइनस वाई, वो हमने जो है वो a ले लिया। v माइनस वाई वो हमने जो है वो ले लिया है डिस्टेंस, ठीक है, वो हमने a लिया है। सिंस y इज़ क्लोज्ड, अब y चूँकि क्लोज्ड है, सो क्लोज्ड है, तो इसका मतलब a ग्रेटर देन ज़ीरो होना है, यानी पॉजिटिव होना है। अदरवाइज़ क्या होता है, इन्फिमम, अगर ये क्लोज ना होता तो वो ज़ीरो भी बन सकता था, ठीक है। इस वजह से हमारे पास a के बारे में एक क्लियर कट शर्त पता चल गई कि a जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि क्लोज्ड है ना y हमारा, तो बाउंड्री पॉइंट पर ही हमें इन्फिमम मिल जाना है, और वो कोई ना कोई फासला आपका पॉजिटिव ही रहना है, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस होता ही पॉजिटिव है। ज़ीरो कब होता है कि जब आप उसकी बाउंड्री पे ही आ जाएं, बाउंड्री वाला पॉइंट ये है नहीं, ठीक है। सिंस y इज़ क्लोज, सो a ग्रेटर देन ज़ीरो है। लेट थीटा बिलोंगिंग टू दिस, थीटा भी एक पॉजिटिव नंबर है। सो अगर आप ये बात जानिए कि अगर कोई नंबर 0 और 1 के बीच का होता है, इंटरवल का होता है, तो उसको अगर हम किसी नंबर से डिवाइड कराएंगे तो वो अपने नंबर से बड़ा हो जाता है। यानी जैसे देखें, 2 को आप अगर 0.5 से, 2 है ना, a अगर आप 2 ले लें और 0.5 जो है वो थीटा यानी 0 और 1 का इंटर में से है, तो जब हम 2 को 0.5 से डिवाइड कराते हैं तो वो हमारे पास जो है वो 0.5 को हम 1/2 कहते हैं, तो ये 4 हो जाता है, यानी a बाई थीटा जो है वो 4 हो जाता है, तो यानी बड़ा बन जाता है एलिमेंट, ठीक है। अलबत्ता जो 1 से बड़े रुकन होते हैं उनको अगर आप डिवाइड करते हैं, यानी 2 को जैसे आप 3 से डिवाइड कर लेंगे तो फिर तो छोटा बनेगा। लेकिन ये इंटरवल ऐसा है जिसमें ये जो बात है ये पाई जाती है, यानी ये वाली बात जो है वो पाई जाती है, ये वाली बात जो है वो आपकी पाई जाती है, ठीक है। ये वाली बात आपकी, इसको देखें, ये ठीक है, ये वाली बात आपकी इस तरह से पाई जाती है अगर ये थीटा इनमें से है, अदरवाइज़ नहीं, अदरवाइज़ ये लेस रहता है, a बाई थीटा लेस दैन a होगा, लेकिन जब आप थीटा इसमें से लेंगे तब ऐसा। देन बाय द डेफिनेशन ऑफ इन्फिमम देयर इज़ अ वाई नॉट, ज़ाहिर है इन्फिमम मीन यहाँ वाई नॉट कहीं बाउंड्री पे पॉइंट ऐसा है कि वाई नॉट हमने ले लिया बिलोंगिंग टू वाई, सच डैट v माइनस वाई नॉट का नाम जो है वो बड़ा होगा a से एंड लेस दैन a बाई थीटा। यानी हमने क्या किया कि इन्फिमम वाला पॉइंट हमने ले लिया है y में, ये वाला जो है वो इन्फिमम क्या है, v माइनस वाई में जो इन्फिमम है उसका हमने डिस्टेंस a लिया है। अगर हम इसमें कोई और पॉइंट ले लेते हैं तो फिर ये हमारे पास a जो है वो चूँकि इन्फिमम है, सबसे स्मॉलर है, तो वाई नॉट अगर y की जगह पे मैं कोई नंबर रखूँगी अदर देन दिस वन, यानी इन्फिमम वाला नहीं लूँगी, तो मेरे पास ये वाला रिज़ल्ट जो है वो मेरे पास बड़ा जवाब देगा इस रिज़ल्ट से, क्योंकि a जो है वो इन्फिमम वाली शर्त रखता है, ये वाली a जो है
वो इन्फीमम वाली शर्त है। ये एनी अदर है, यहाँ अगर है तो ये हमने नहीं लिया, हमने यहाँ वाई नॉट लिया। तो हमारे पास जो है ए लेस देन और इक्वल टू वी माइनस वाई नॉट, क्योंकि ए इज़ द मिनिमम। लेट, अब हमने क्या किया, z बराबर है v माइनस z को हम ऐसा लेने लगे। अब देखिए हमें जो प्रूव करना है ना, उसमें ये है कि z जो है वो हमारे पास नॉर्म उसका 1 होना चाहिए। z का जो नॉर्म है वो 1 होना चाहिए। तो हमने क्या किया कि z हमने लिया है v माइनस वाई नॉट डिवाइडेड बाय इट्स नॉर्म। इससे क्या होता है कि ये यूनिट यानी इसका नॉर्म जो है वो 1 बनेगा। चूँकि हमें साबित ये करना है, हमने कहा ये जो v माइनस वाई नॉट लिया है ना, ये एक आपके पास एलिमेंट वजूद में आता है, इसको हमने z कहा है और z डिवाइडेड बाय इट्स नॉर्म, ताकि ये 1 रिजल्ट बने। अब हमने किया ये है कि लेट हम सपोज कर लें कि c जो है, ये जो नॉर्म हमने लिए 1 ओवर वी माइनस वाई नॉट, ठीक है, डैट इज़ द सी। ठीक है, अगर हम इसको सी कह दें, इस रिज़ल्ट को हमने सी कह दिए। अब आप ये देखें कि z माइनस वाई का नॉर्म बराबर होगा, z की जगह पर मैंने ये देखें, ये जी आपका ये देखें ये वाला, ठीक है, ये वाला जो है वो आपके पास z की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दी। अब हमने किया क्या अब ये जो 1 ओवर v माइनस वी नॉट है ना, ये वाला ये देखिए ये वाला ये जो है वो हमारा c है। ठीक है, ये जो c है वो हमने यहाँ पे 1 ओवर दिस वन है, तो c इंटू वी माइनस 1 c, ये हमने यहाँ पे c इंटू वी माइनस वाई नॉट, और ये माइनस वाई वैसे। अब आप ये देखिए कि अगर मैं c कॉमन निकालूं तो ये इससे तो c निकल आएगा, लेकिन y के साथ जो है ये जो y है इसके साथ c इन्वर्स बन जाएगा। जब कॉमन निकालेंगे ना इसमें से c, यानी मैं अगर इसमें से c कॉमन निकालूं तो अंदर मेरे पास v माइनस वाई नॉट माइनस ये जो y है इसके साथ c इन्वर्स ऑफ y आएगा। समझ रहे हैं इस चीज़ को, c इन्वर्स ऑफ y जो है वो हमारे पास आएगा। तो ये जो है वो हमारा ये जो रिज़ल्ट यहाँ पे बनाया, और c चूँकि नॉर्म में बाहर मॉड की सूरत में निकल जाता है तो वो हमने यहाँ पे किया। अब आप देखें कि ये हमने बना लिया, और y1 किसको नाम दिया है, ये जो इतना हिस्सा है ये वाला, इसको हमने y1 नाम दे दिया। यानी ये देखिए z माइनस वाई बराबर c इंटू वी माइनस वाई वन, यानी जो y1 है वो दरअसल क्या है वाई नॉट प्लस c इनवर्स y, उसको हमने नाम दे दिए। सिंस y इज सब स्पेस ऑफ x एंड वाई नॉट और y जो हैं ये हमारे y को बिलोंग करते हैं दोनों एलिमेंट, और साथ अगर देखें वाई नॉट के साथ 1 ज़रब खा रहा है और y के साथ c इन्वर्स ज़रब खा रहा है, लीनियर यानी लीनियर कम्बिनेशन बनी हुई है। तो y चूँकि सब स्पेस है तो इसका मतलब ये जो रुकन है ये वाला y1, ये जो है वो दरअसल वाई नॉट भी y को बिलोंग करता है, y भी, और ये इनकी लीनियर कम्बिनेशन यानी ज़रब दिया गया स्केलर्स के साथ। तो पता ये चला कि ये जो y1 है ये हमारा y को बिलोंग करता है। हैंस v माइनस वाई1 का मॉड जो है, यानी ये अगर y को बिलोंग करता है, यानी y1 अगर जो है वो y1 अगर y को बिलोंग करता है तो v माइनस y1 जो है ये जो रिज़ल्ट है ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू a होना चाहिए, क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं कि ये हमारा a जो है वो v माइनस वाई के ही रुकन है, लेकिन ये मिनिमम वाला रिज़ल्ट है a वाला है। यानी ये जो a है ये दरअसल ये जो a है ये दरअसल इन्फीमम है, सबसे छोटी वैल्यू v माइनस वाई के अरकान की। ठीक है,
तो ये सबसे छोटा है, इसका मतलब ये इससे बड़ा या बराबर होगा, यानी जनरल अगर हम बात करें, ये चूँकि ए की वैल्यू इसके बराबर है यहाँ से ये जो सी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जब हमने सी से मल्टीप्लाई कराया तो मेरे पास ये सी इंटू वी माइनस वाई वन, यानी ये जो रिज़ल्ट, इनको 4, 5 और 6 को हमने इकट्ठा कर लिए, तो z माइनस वाई नॉर्म ग्रेटर दैन a ओवर v माइनस वाई नॉट बन जाता है। सो वन इम्प्लाइज़ क्या, वन इम्प्लाइज़ कि v माइनस वी नॉट, हमने कहा था ना कि ये नॉर्म लेस दैन a बाय थीटा है। दिस शोज़ डैट कि थीटा जो है वो लेस दैन और इक्वल टू a ओवर v माइनस वी नॉट होना है, ठीक है। और यहाँ से दिस इम्प्लाइज a ओवर, यानी इसको हमने इस रुख में कर दिया है, a ओवर v नॉट, यानी इसी रिज़ल्ट को हमने लिख दिए। कंबाइनिंग 7 और 8, हमें क्या पता चला कि z माइनस वाई इज़ ग्रेटर दैन a ओवर v माइनस वी नॉट है, विच इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू थीटा। सो z माइनस वाई का नॉर्म जो है वो हमने साबित कर दिया कि ये ग्रेटर दैन थीटा है। सिंस y बिलोंगिंग टू y वाज आर्बिट्री, दिस कंप्लीट्स द प्रूफ, ठीक है। ये हमारे पास जो है रिज़ल्ट बन जाते हैं। आगे हमारा जो टॉपिक होगा अगले लेक्चर का वो है इक्विवेलेंट नॉर्म्स, ये हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये